सर आज बोर्ड पे पढ़ाएंगे आप जहाँ कहो सर, उसी पे सही है, स्क्रीन पे वो ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, मैं स्क्रीन पे पढ़ाऊं? यस सर। अबे ढक्कनो, सर ज्यादा साफ भी दिखता है, लाइट वाइट भी नहीं पड़ती उससे। सर मुझे थर्मोडायनामिक्स समझ। तो एक दिन कहते हो वहां पढ़ा दो। मैंने तो उसके कनेक्शन ही हटा दिए। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलें स्टार्ट करें? सर कितने लोग आ गए? 30। अभी भी कम आए। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं।
चलो ऑक्सीजन फैमिली आ जाओ। इसको कहते हैं चाल्कोजन। चाल्कोजन फैमिली ड्यू टू ओर्स फॉर्मेशन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है 8, 16, 18 ऐड कर दो, 18 ऐड करोगे 34, फिर से 18 ऐड कर दो 52, फिर 32 ऐड कर दो 84। ये आ जाएगा आपका एटॉमिक नंबर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर इसमें ऑक्सीजन फैमिली के बाद आपने फर्स्ट लाइन क्या बोली थी? चाल्कोजन। नहीं सर, ड्यू टू किसकी कोई फॉर्मेशन बताया था? ड्यू टू ओर्स फॉर्मेशन। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर हमने लास्ट क्लास में किससे एंडिंग की थी? मुझे नहीं मालूम, बच्चों ने बताया कि ये शुरू करना था। आप बताओ मैंने किस पे एंड की थी, मुझे नहीं मालूम। सर हाइड्रोलाइसिस की थी पायरोफॉस्फोरस एसिड की। सर लास्ट में हमने इम्पोर्टेंट रिएक्शंस लिखी थी क्या? हाँ, 2 इम्पोर्टेंट रिएक्शंस लिखी थी। हाँ जी, तो एक डेज पर। ओके, थैंक यू सर, नथिंग एल्स। हाँ, उसके बाद ही है ये। फर्स्ट मेंबर नॉन मेटल, मेटलॉइड, रेडियो एक्टिव। म्यूट करो प्लीज। ये तो रेडियो एक्टिव है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी नहीं होगी फिलहाल। साइज इंक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज है, डेंसिटी इंक्रीज है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज है, डी क्या है? डेंसिटी है बेटे। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, लेकिन एक्सेप्शन है। आपको +1 में एक्सेप्शन बताया गया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो थी वो किसकी थी? सल्फर की। याद आ रहा है कुछ? सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सबसे कम थी। बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, ये +1 में भी था। इन सभी फैक्टर्स में से सिर्फ यही एक फैक्टर आता है, बाकी नहीं कुछ आता, बेकार। आगे चलें। आगे आ जाओ, एलोट्रोपिक फॉर्म। सर हाँ,
सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम क्यों हो गई? वो बेटे डाटाबेस थी, इसके पास स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये 3 रीजन थे। ठीक है, और बाकी डाटाबेस है बेटे। हाँ, अकेला ऑक्सीजन है जो डाई एटॉमिक में होता है, सल्फर, सेलेनियम, ये सभी ऑक्टा एटॉमिक में होते हैं। कैटिनेशन, मैंने आपको बताया होगा, कैटिनेशन डायरेक्टली टू बॉन्ड एनर्जी। सर थोड़ा सा ऊपर करना रह गया। क्या रह गया, नोट नहीं किए थे? यस। कैटिनेशन डायरेक्टली टू बॉन्ड एनर्जी। डन सर। डन, वेरी गुड। तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होती है? सल्फर की। ऑक्सीजन की क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये लोन पेयर जो होंगे ना, ये रिपेल करेंगे, और रीजन वही है, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। कोवेलेंसी, सल्फर कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, नियॉन 3s2 3p4, 3d खाली पड़ा, 3s2 3p4 और ये d। ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है 2 अनपेयर्ड। इसलिए इसकी कोवेलेंसी 2 होगी, लाइक SF2, 2 लोन पेयर होंगे। ये ग्राउंड स्टेट। अभी आ जाएंगे हम एक्साइटेड स्टेट, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड। फर्स्ट एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड में ये 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा यहां से, यहाँ आएगा। अभी 4 अनपेयर्ड है, इसलिए SF4, कोवेलेंसी 4 हो गई। अब इसके बाद आएगा सेकेंड एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड, ये भी जंप कर जाएगा, अनपेयर्ड 6, इस वजह से SF6। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई? 2 4 6, और मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 6 हो गई। आगे आ जाए। नोट हो गया ना? यस सर।
अब उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 6, मिनिमम 6 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस, सॉरी ये इसको मैं रफ कर देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। तो सल्फर की देखो मैक्सिमा 6 है, मिनिमा -2 है। तो बहुत सारे कंपाउंड हैं। SF2 में +2, SF4 में +4, SF6 में +6, H2S में -2। तो कहने का मतलब -2 से लेके +6 के मिड में कुछ भी हो सकता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने बताया होगा। ऑक्सीजन और सल्फर को छोड़ दो, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। तो अगर इस पे +6 बनता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और लोअर की इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। विजिबल है स्क्रीन? यस सर। चल यस सर। सर एक बार फिर बताना है। क्या कह रहे बेटे? सर ये स्टेबिलिटी वाला फिर से बताना एक बार। +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होती है बेटे। ये आपको नाइट्रोजन फैमिली में ही बता दिया था, और नाइट्रोजन को तो छोड़ो +1 में ही बता दिया था, हालांकि समझ कहीं भी नहीं आया होगा। बस इतना याद रखना कि हायर की डिक्रीज होती है, लोअर की इंक्रीज होती है। रीजन क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे आ जाओ। हाइड्राइड, corresponding hydrides, H2O, H2S, H2SE, H2TE। यहां से क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बॉन्ड लेंथ बताया था, OH, SH, SEH, TEH। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज। स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। समझ आ रहा है क्यों? जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। आगे आते हैं। एक और चीज इसमें मैं बता देता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ बताना किसकी हाई है? H2TE की हाई है। क्यों? क्योंकि वो लोन पे डोनेट कर सकता है। नहीं नहीं, लोन पे डोनेट। नो, एसिड है बेटे, एसिड H देगा। हाइड्राइड है ना ये, H देगा।
H सबसे पहले टेलेनियम देगा, क्यों? क्योंकि लेंथ सबसे ज्यादा है ना, तो सबसे पहले ब्रेक होगा तो H सबसे पहले देगा बेटे। लोन पेयर डोनर बेस होते हैं, एसिड नहीं होते। ये हाइड्राइड है, ये हाइड्रिक एसिड है, ऑक्सी एसिड नहीं है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। इनका शेप कुछ ऐसा होगा। ये बताओ बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है? नीचे वाटर का सर, वाटर का बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, पिछले लेक्चर में ही तो बताया था। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। आपको रीजन याद है कैसे था? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, क्लोज होगा, इसलिए यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे इसलिए रिपल्सन कम होगा बेटे। बॉन्ड एंगल ग्रुप में हमेशा डिक्रीज होगा। आगे आ जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अप टू डाउन जाओगे, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इंक्रीज। वंडर वॉल क्या होगा? इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो बी इंक्रीज। तो ये होगा H2O से ज्यादा H2S, इससे ज्यादा H2SE, इससे ज्यादा H2TE। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था, लेकिन ये ऑर्डर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटे, तो एक्सेप्शन आ जाएगा। H2S, H2SE, H2TE, वाटर सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ गई बात? सेम Yes, sir. ऑर्डर, सेम ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का भी होगा। ऑर्डर यही लगेगा, लेकिन रियल ऑर्डर ये होगा। सर किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाँ जी, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर ऊपर वाला मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, क्या? ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। सेम ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का भी होगा। वैसे बॉइलिंग वैसे ही मेल्टिंग है बेटे, सेम ऑर्डर लिख लो। H2O का ज्यादा है। आगे आते हैं बेटे।
रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? इन सब में कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? एल्यूमिनियम है। हाँ, H2E. रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज है बेटे। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, और सबसे पहले हाइड्रोजन लूज कौन करेगा? Helium. आगे आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, खास करके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट और बॉन्ड एंगल, वो आप बता दोगे, है ना। अब आगे आ जाओ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये अगर इस ग्रुप का एलिमेंट है तो ये दो टाइप का ऑक्साइड बना है। +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का बनाएगा। ई मतलब एलिमेंट, जैसे एक बार नीचे करना थोड़ा। SO2 हो गया सर। वेरी गुड। SO2 SO3 SeO2 SeO3 PeO2 PeO3। अब एक तो ये +4 वाला है और ये +6 वाला है। +6 की स्टेबिलिटी क्या होती थी? डिक्रीज होगी, डाउन जाएंगे। डिक्रीज होगी सर। डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। और +4 की इंक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अप टू डाउन मूव करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा बेटे। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। मतलब SO3 विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू। अच्छा, +4 और +6 में कौन ज्यादा एसिडिक है? +4 +6 मैंने आपको पीछे लिखवाया होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू ऑक्सीडेशन नंबर, लिखवाया था। यस सर। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने करस्पॉन्डिंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होगा। देखो ये सारी चीजें रिपीट होती हैं, किसी एक ग्रुप में आप पढ़ लो, बाकी सारी चीजें तो सेम ऐसे ही हैं, तो वो समझ जाओगे आप, है ना। अब देखो, मैंने आपको बताया था ये एनहाइड्राइड होगा H2SO3 का, SO2 ये एसिडिक था, इसलिए ये भी क्या होगा? एसिडिक ही होगा। ऐसे ही H2SO4 का एनहाइड्राइड, वाटर सीधा सीधा निकाल दो तो SO3 आ जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक ही होगा। तो ये दोनों ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। इन दोनों में पूछे तो ये ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है।
आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, इस ग्रुप का अगर कोई एलिमेंट है तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसमें जो रिएक्टिविटी होगी वो डिक्रीज करेगी। फ्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होगा? क्योंकि ये एलिमेंट फ्लोराइड के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि आपको याद होगा ना, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि साइज डिक्रीज होता था। पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज होगी नहीं, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी बेटे। पोलराइजेबिलिटी साइज पे डिपेंड थी ना, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मैं भी समझाता हूं, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। +1 के पॉइंट जरा याद करो। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली टू चार्ज और इनवर्सली साइज होता था। और पोलराइजेबिलिटी कैसा था बेटे? डायरेक्टली टू चार्ज और डायरेक्टली टू साइज। ये पॉइंट याद है या भूल गए? फैजान रूल सर। हाँ, फैजान रूल। पोलराइजेबिलिटी कब लगाते थे और पोलराइजिंग पावर कब लगाते थे? जब कैटायन हो तो पोलराइजिंग। हाँ, सुन मेरी बात ध्यान से। When cation is different, then we can use polarizing power. When anions are different, then we can use polarizability. अब फिर से सुनो, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज है, मतलब E का F के साथ ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा बेटे। इस वजह से जैसे देखो, सल्फर है वो फ्लोरीन के साथ तो एग्जिस्ट करता है, और बट जो ये सर एक क्या हुआ? पीछे का विजिबल नहीं था। नीचे करना था। अरे ये अनम्यूट कॉल हो गया। सर हो गया। हो गया ना? अच्छा, एक मिनट बेटे। चलो, मुझे आपकी अटेंडेंस देखनी थी। हाँ, ये हो गया। अब जरा मैं ये बता रहा था, हाँ मैं ये बता रहा था कि SF6 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन Si6 नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सल्फर का फ्लोरीन के साथ जो है वो आयनिक बॉन्ड है, इस वजह से ये स्टेबल है।
ठीक है ना। बाकी और हैलाइड जो होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। आप देखो SF6, SF4, SF2, SF6 का आपको हाइब्रिडाइजेशन और सेप पता होगा, +1 में बनवाया गया था। sp3d sp3d बॉन्ड पेयर कितने आ गए 6, लोन पेयर कितने आ गए 0, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए 6, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया sp3d2, सेप आ गया ऑक्टा हेड्रल या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल है ना। आई थिंक ये सभी को बॉन्डिंग में बताया गया था। अच्छा, इसकी बॉन्ड लेंथ x, इसकी बॉन्ड लेंथ y, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा? एक्स की। x की बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी बेटे, इसमें कोई एक्सियल नहीं होता, कोई इक्वेटोरियल नहीं होता। ऑक्टाहेड्रल में हमेशा ध्यान रखना सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है। वो जो लेंथ का डिफरेंस था वो PCl5 में था बेटे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ये चीज सही होती है अगर आपसे पूछा जाता, यहाँ नहीं होगा। मैं रीजन भी बताता हूँ बेटे। ये जो है ऑक्टाहेड्रल शेप है, ऑक्टाहेड्रल शेप जरा सॉलिड स्टेट में चलते हैं। अच्छा, पहले इसका डायपोल मोमेंट बता दो फिर मैं चल रहा हूँ। डायपोल मोमेंट क्या आएगा इसका? 0 हाँ, अब जरा देखो ये ऑक्टाहेड्रल हम लोग सॉलिड स्टेट में कैसे बनाते थे, याद करो तो ऐसा था कुछ, ये था। इसके ऊपर अपन लोग क्या रखते थे? ऐसे रखते थे, ऐसे एक इसके पीछे भी रखते थे। तो आप समझो ना कि सारे अगर पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं तो बॉन्ड लेंथ डिफर कैसे हो जाएगा बेटे? सबकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? सेम आएगी बेटे। समझ आया क्या? तो ये ध्यान रखना, इसमें कोई एक्सियल और कोई इक्वेटोरियल नहीं होता है बेटे, है ना। ये तो हो गई SF6 की बात। अब बात आती है SF6 में 180 डिग्री कितने थे? 1 2 90 कितने थे? 6 क्या कर रहे हो? जाग रहे हो? ये ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री कब से हो गया? 6। एक मिनट, इसमें 6 कैसे होगा बेटे जरा बताना। जरा देखो, ये वाला फ्लोरीन है, इन चारों फ्लोरीन से 90 डिग्री पे होगा, ऐसे ऊपर है ना ये, तो 4 के साथ ऊपर से 90, 4 के साथ नीचे से 90, और ये वाला भी तो 90 होगा बेटे। तो टोटल 90 कितने हो गए? 12 समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। 4 तो ऊपर वाले फ्लोरीन से, 4 नीचे वाले फ्लोरीन से, और 4 स्क्वायर प्लेन के अंदर होंगे, इसलिए 12। अच्छा, 180 कहाँ है देखो जरा ध्यान से। 1 2 3, ये 180 है बेटे। अरे भाई टोटल 3 एक्सिस लगेंगी ना, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, तो इसलिए 180 का कितना हो गया? 3। गलत करोगे यार, प्लस। अच्छा ये बताओ, sp3d में d के 2 ऑर्बिटल कौन कौन से थे? dx square minus y square और dz square z ये दोनों थे।
dx स्क्वायर बाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल्स भी थे, ये याद रखना। चलो अच्छा, अब आप आते हैं SF4। जरा इसका शेप बताओ सभी लोग। बताइए। सीसॉ सीसॉ। सीसॉ शेप। बॉन्ड पेयर आ गया आपके पास 4, लोन पेयर आ गया 1, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया बेटे 5। 5 का मतलब क्या हो जाएगा? sp3d। sp3d विल 1 लोन पेयर सीसॉ से। नंबर ऑफ 90 डिग्री कितने हैं? 180 के कितने हैं? 180 का एक है। 180 का एक है। 120 के कितने हैं? 2। 120 के 2 है। 120 के 1 है। आंसर भी 0 है और आपको मिलेगा भी 0। 0 नहीं बल्कि -1 ले आना पसंद करोगे क्या? बच्चे तो इसमें तो 102 एंगल होता है ना? हाँ वाह, कहाँ से ढूंढ के निकाला? सर लोन पेयर है ना, तो फिर ट्रिपल्शन हो जाएगा। हाँ सुन मेरी बात, ये लोन पेयर की वजह से ना ये सारे बंदे डिस्टर्ब हो जाएंगे बेटे। ये एक अकेला लोन पेयर सभी को डिस्टर्ब कर देगा और कोई एग्जैक्ट एंगल 90 बचेगा नहीं। अगर ये लोन पेयर ना होता तो 90 इसमें 4 होता बेटे, तो ऊपर से 2 नीचे से 181 होता, 121 होता, ये सारी चीजें होती। लेकिन अगर ये लोन पेयर है, इसने डिस्टर्ब कर दिया सबको, इसलिए ध्यान रखना बेटे, इस डिस्टर्ब करने की वजह से फेल हो गया। चलो 2 बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, sp3 2 लोन पेयर, देन बैंड शेप या फिर इन्वर्टेड V शेप आता था। इसमें किस किस टाइप का रिपल्सन है? बॉन्ड पेयर, लोन BPB, पेयर, लोन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। सारे रिपल्सन है इसमें, तीनों टाइप के रिपल्सन एग्जिस्ट करते हैं, है ना? तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, तो आई थिंक आप हाइलाइट में समझ गए होंगे। आगे आ जाओ। अब इसके बाद आता है बेटे डाई ऑक्सीजन O2। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बेकार है ना? बट क्योंकि सीक्वेंस में है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या? चलो डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कर लो। ऑक्सीजन गैस बनाना है, ये सिर्फ लिख लो, ये आते नहीं है। ऑक्सीजन बन गया। थर्मल डिकम्पोजिशन है, Ag2O, इसको हीट कर दोगे सिल्वर प्लस ऑक्सीजन,
HgO, Pb3O4। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे मेथड हैं जिससे आप बना सकते हो। ऑक्सीजन बनाने का मेथड है। H2O2 से भी बना सकते हो। इसे भी बना सकते हो आप। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से भी बना सकते हो। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, ये जाएगा आपका कैथोड पे और ये जाएगा एनोड पे। कैथोड पे रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन गैस। तो कहने का मतलब है ऑक्सीजन गैस यहां से भी आप ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन ये सब बिल्कुल ही बेकार रिएक्शन। ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है पैरा? पैरा सर। याद है? पैरा होगा एमओटी के हिसाब से, याद है ना? एमओटी कितने अनपेयर्ड आते थे? 2 आते हैं। 2 अनपेयर्ड आते थे। तो एमओटी में आपको सिखाया गया है, इसलिए यहाँ सिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। हाईली स्टेबल होता है। केमिकल रिएक्शन देख लो। केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन की तो खास बात है ना, किसी से भी रिएक्ट करके क्या बना जाएगा? ऑक्साइड ही बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये बना गया। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना गया। कार्बन के साथ अगर रिएक्ट करेगा CO2 बना गया। सल्फर के साथ SO2। तो कहने का मतलब ये सारी रिएक्शनें जो हैं वो बिल्कुल ही बेकार हैं। कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम के साथ, है ना। तो अच्छा, ज्यादातर ये कंबशन में यूज होती थी रिएक्शन, है ना। ऑक्सीजन मेटलर्जी पढ़ा था तो रोशनी आती थी ना, वहाँ यूज होता था। तो मेथेन का कंबशन करवा दो, CO2 और वाटर बन जाएगा। जिंक सल्फाइड का करवा दो, जिंक ऑक्साइड प्लस वोलेटाइल सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, है ना। SO2, ये भी रिएक्शन बहुत कॉमन है। HCl क्लोरीन बन जाएगा प्लस वाटर। तो खैर आ गया।
आगे आ जाओ। फिर 2 मिनट स्क्रॉल अप करना। कैल्शियम ऑक्साइड से सारे कंबशन है बेटे, मैंने 2-4 एग्जांपल दे दिए। ऑक्साइड सर डन, वेरी गुड। ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड आपको पता है ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। लाइक SO3, P2O5, Cl2O7, तो देखो ये जो ऑक्साइड्स है ना, यहाँ +4, +6, +5, +7, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा दो, एसिडिक स्पेंड डायरेक्टली टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो उस हिसाब से क्या हुआ, SiO2 से ज़्यादा P2O से ज़्यादा SO3, ये एसिडिक ऑक्साइड्स। ये तो नॉन मेटल के ऑक्साइड है एसिडिक। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, ये आपको पहले भी बताया गया था। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स भी एसिडिक होते हैं, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं, जैसे Mn2O7, CrO3। ये जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते हैं ना, वो मेटेलिक ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं। अभी डी ब्लॉक में आएगा, मेटल के ऑक्साइड बेसिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल अगर है तो वो एसिडिक हो सकता है। क्यों होगा वो डी ब्लॉक में हम देखेंगे। आगे आ जो बेसिक ऑक्साइड, ये ऑलरेडी कई बार बताया सर, एक बार ऊपर कर दीजिए। चलें। बेसिक ऑक्साइड्स, नॉर्मली इस ब्लॉक के जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम, है ना। पता कैसे चलेगा, इनको वाटर में फेंक देना, पता चल जाएगा आपको, है ना। आगे आ जाओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्ट करें। अब जो ये Al2O3 है, ये सर रिपीट करना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट कर जाएगा। ये सिल्वर है, बेस से भी रिएक्ट कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये सब एम्फोटेरिक जो दोनों से। उसके बाद आता है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड आपको +1 में ही मैंने बता दिया था कौन कौन थे। CO, NO, H2O,
ये न्यूट्रल ऑक्साइड थे, ये आपको +1 में भी बताया गया होगा। मिक्स ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड सर एम्फोटेरिक का एक ही एग्जांपल है। अरे बहुत सारे हैं, पीछे देखना लिखवाया गया होगा, एंटीमनी लिखवाया गया होगा, है ना, गैलियम लिखवाया गया होगा, एल्युमिनियम लिखवाया गया होगा। तो ये एम्फोटेरिक का एक एग्जांपल तो दिया गया बेटे, पीछे देखना पड़ेगा, सब मिलेगा। सर मेटलिक एसिडिक ऑक्साइड्स बता दीजिए एक बार। कौन सा? एसिडिक मेटलिक ऑक्साइड, एसिडिक वाली मेटल्स की होती है। आया नहीं था आप यार? वो सर एकदम आवाज चली गई उस समय। अच्छा ये है बेटे, देख ये डी ब्लॉक के मेटल होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के, लोअर वाले बेसिक होते हैं, मिडिल वाले एम्फोटेरिक भी हो जाएंगे उसमें। न्यूट्रल ऑक्साइड आता है कभी कभी। मिक्स ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड भी अपन ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, आपको पता था ना, MgAl2O4 स्पाइनल वाले स्ट्रक्चर, Fe3O4 Pb3O4, है ना। कैटायन जिसमें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के हों उसे हम कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। आगे आ जाओ। तो ये सारे सर एक बार ऊपर करना मिक्स्ड ऑक्साइड पे। स्पाइनल, फेरिक, लंबिक। थैंक यू सर। अब आगे आ जाओ। ये ऑक्साइड्स भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे, है ना, ऑलरेडी मिल चुके हैं। ओजोन, ओजोन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओजोन, ओजोन का स्ट्रक्चर आप बनाओगे ये होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एंगल भी पूछ लेता है बेटे, वो भी याद रखना। बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ लेता है। टोटल बॉन्ड 3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ, ये x ये y। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? जब भी किसी में रेजोनेंस हो जाएगा बेटे तो बॉन्ड लेंथ उसकी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ये ध्यान रखना आप, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फॉर्मल चार्ज आता था, आपको याद है? फॉर्मल चार्ज निकाला था +1 में। यस सर। यस सर। एक पे -1, एक पे +1 और एक पे 0 आता था। 0 था। तो ये स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर और रेजोनेंस, ये याद रखना। अब आगे आ जाते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। 3O2 2O3 डेल्टा H पॉजिटिव होता है। डेल्टा H पॉजिटिव होने का मतलब हुआ ओजोन की एनर्जी ज्यादा हो गई बेटे, और ऑक्सीजन की एनर्जी कम हुई। जिसकी एनर्जी कम हुई उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। ज्यादा। तो
ओजोन और ऑक्सीजन में अगर स्टेबिलिटी बात की जाएगी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी बेटे। (3O2) से 2O3 बन जाता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ध्यान रखना। कर लो। इसको बनाया, ये वाली रिएक्शन जो होती है ना, वो ओजोनाइजर में होती है। ओजोनाइजर में बनाता हूं। इस तरह का कुछ होता है ओजोनाइजर। यहाँ से ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है, यहाँ पे टिन का फॉयल लगा होता है ना, ये टिन फॉयल है, और यहाँ से ड्राई ओजोन या ड्राई ऑक्सीजन पास की जाती है, अंदर वो रिएक्ट होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं इसको, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं। इंडक्शन कॉइल होता है, कभी बनाने को नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन इसमें रिएक्ट करेगा, यहाँ अंदर ओजोन बन के निकलेगा, लेकिन जो यहाँ से ओजोन बन के निकलेगा, जो ओजोन यहाँ से निकलेगा वो सिर्फ 10% होगा। ओनली 10% ओजोन ऑब्टेन होता है ओजोनाइजर से। एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो भी देखते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है कि ओजोनाइजर से जो डायरेक्ट ओजोन ऑब्टेन होता है वो कितने % ऑब्टेन होता है, तो वो सिर्फ 10% है। ये टिन फॉयल है। सर 10% प्योरिटी है उसकी? हाँ जी, ओजोन जो ऑब्टेन हो रहा है ओनली 10%। क्यों है वो भी देख दो। अब जरा देखो, बना लिया इसको, है क्या? ऑक्सीजन ये था, 3 मोल ऑक्सीजन लेते हैं, 2 मोल ओजोन बनता है। इसका मतलब होगा क्या बेटे? इसका मतलब होगा कि ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा, एटम में कन्वर्ट हो गया, एक एटम इसके साथ कंबाइन हो गया, एक एटम इसके साथ कंबाइन हो गया, तो ये बंदा क्या बन गया? ओजोन बन गया। ऐसे ओजोन बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो ओजोनाइजर में होती है। डिकम्पोजिशन जो है, इस बॉन्ड का जो डिकम्पोजिशन है वो कहाँ से होगा? क्योंकि हम उस कॉइल के थ्रू इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से हीट दे देते हैं जिससे ये बॉन्ड टूट जाए। और ऑक्सीजन को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑक्सीजन की हाई होगी। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस है ना, ये इजीली रिएक्ट नहीं करता। तो खैर ओजोन बना, इसीलिए प्रोसेस जो आई थी ना वो एंडोथर्मिक आ गई थी बेटे। इसका मतलब हीट ज्यादा देनी पड़ी थी और इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया बनते बनते, और इसी वजह से ये अनस्टेबल भी हो जाता है। तो खैर ये ओजोन तो यहां से बना। अब जरा ध्यान देना, ऑक्सीजन से ओजोन बना, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक था। मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज एंडोथर्मिक, बट डिफ्यूजन ऑफ ओजोन क्या होगा बेटे? एक्सोथर्मिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर चीजों को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब एंडोथर्मिक होती है, बट ये उनमें से एक रिएक्शन है जिसमें
तोड़ भी रहे हो और एनर्जी भी रिलीज हो रही है बेटे, मतलब एक्सोथर्मिक। तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज एंडो, बट डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज एक्सोथर्मिक। अब जरा ध्यान देना, एंट्रोपी क्या होगी? इस डिकम्पोजिशन की एंट्रोपी भी पॉजिटिव होगी बेटे, पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहां 1 है और जबकि प्रोडक्ट में कितने मोल गैस के बन गए? 2 मोल, इसलिए एंट्रोपी पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव। डेल्टा जी पे जरा चलते हैं, डेल्टा एच डी डेल्टा एस, जरा ध्यान रखना, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो गया, मतलब ओवरऑल ये प्रोसेस क्या हो गई? नेगेटिव नेगेटिव स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बेटे, मतलब इसकी डिकम्पोजिशन इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब अगर रख दोगे अपने आप टूटती जाएगी और एनर्जी हाई अमाउंट में होगी, रिलीज भी होगी, बाहर निकलेगी। इसीलिए अगर आप हाई कंसंट्रेशन में ओजोन को कलेक्ट करके रख लोगे तो होगा क्या बेटे? अगर गलती से भी उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया ना तो एनर्जी तो रिलीज होएगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और वो बम की तरह से बिहेव करने लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। इसलिए ओजोनाइजर से जब ओजोन ऑब्टेन करते हैं तो सिर्फ कितने परसेंट पे करते हैं? 10%। उसकी कंसंट्रेशन लो रखते हैं, जिससे अगर कभी कोई मिसहैपनिंग हो तो उसका इफेक्ट कम आए। ठीक है, इसीलिए जब इसका फॉर्मेशन करते हैं तो 10% के अबाउट इसको करते हैं और हाईली कंसंट्रेटेड कंडीशन में कहीं भी कोलेप्ट करके नहीं रखते हैं, इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में रखते हैं, जिससे कि एक्सप्लोजन होने का खतरा ना हो। पता चले रखा था ओजोन, आगे कभी काम आएगा और विस्फोट हो गया किसी भी। हाँ जी साहब, ये नोट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल जी, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। ओजोन इसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर, ये बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, बट उसमें ओजोन अभी तक जो कुछ पढ़ा हमने उसमें सिर्फ एक हाइड्राइड से क्वेश्चन आते हैं और या फिर ओजोन से आते हैं, बीच के सारे चीजें बेकार। अच्छा आगे चलते हैं, आई थिंक इसको समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं बेटे, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओजोन है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में मिलता है। सॉलिड जो होता है ये ब्लैक सॉलिड होता है, कलर याद रखना है ना, और जो लिक्विड है ना, और जो गैसियस फेज में होता है वो थोड़ा लाइट होता है। गैसियस फेज में थोड़ा लाइट ब्लू होगा, लिक्विड में सेम कलर आ जाएगा, सॉलिड में ब्लैक। ये तीनों कलर भी पूछता है बेटे, ये याद रखना।
आगे आते हैं। ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्निश करेगा। ओजोन तो स्टेबल था नहीं, तो जाहिर सी बात है वो तो टूट जाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये ऑक्सीजन जिसके साथ जाके ऐड हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसलिए ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडेशन करता है। अब ये ऑक्सीडेशन बहुत सबका करता है ना, सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, अदरवाइज ये ऑक्सीडेशन करता है। जरा देखना ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, सिंपल सी रिएक्शन, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। सोडियम नाइट्राइट को अगर ओजोन से रिएक्ट करवा दोगे तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और इटसेल्फ ऑक्सीजन में ही जाएगा। सोडियम सल्फाइड। सर ये इसकी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है ना? हाँ, केमिकल चल रही है बेटी ये तो फिजिकल में एक ही थी, बस वही, बाकी चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके सर। जहां से क्वेश्चन आता वो बता दो। सोडियम सल्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, एक एक ऑक्सीजन ऐड करते जाओ बस, और ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट ही नहीं होगी क्योंकि कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, है ना। ये हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन कर दिया, तो एक तरह से कर दिया। जरा सल्फर का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, नॉन मेटल, सल्फर, वाटर, ओजोन, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फ्यूरिक में प्लस ऑक्सीजन। फॉस्फोरस को कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोरिक में प्लस ऑक्सीजन। आयोडीन या आर्सेनिक को कर देगा आर्सेनिक एसिड में, आयोडीन को कन्वर्ट कर देगा आयोडिक एसिड में। सबको एक फॉर्म में ले जा रहा है, इसलिए ये चारों एक ही रिएक्शन हो गई, है ना। फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दो बस, ठीक है ना। अगर फेरस फॉर्म में है और ओजोन आपने कर दिया तो ये उसको फेरिक फॉर्म में ले जाएगा। मेटल के साथ भी इसका ओजोनोलिसिस पढ़ा था क्या? यस सर, ऑर्गेनिक में। यही में ऑर्गेनिक में था। यस सर। याद है क्या करते थे? ये बॉन्ड तोड़ देते थे, एक ऑक्सीजन इसको दे देते थे, एक इसको दे देते थे। एक ऑक्सीजन जो बचता था वो जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना। तो खैर ओजोनोलिसिस तो हम ऑर्गेनिक में पढ़े थे, कई सारी रिएक्शन हमने पढ़ी होंगी ओजोनोलिसिस की, आप कॉपी में देखना। मेटल के साथ भी रिएक्ट कर जाता है ये। बना लिया। लेड सल्फाइड ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, लेड सल्फेट बना देगा। आगे आ जाते हैं। सिल्वर के साथ अगर ओजोन रिएक्ट करेगा तो सिल्वर ऑक्साइड बना देगा।
मरकरी के साथ भी कर सकता है। मरकरी प्लस ओजोन, ये आपका बन जाएगा Hg2O प्लस ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट है। टेलिंग ऑफ मरकरी, इसकी मिनिस्कस प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। ये टेस्ट ऑफ ओजोन है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। किसकी मरकरी वाली? सर यस सर। हाँ लिख, टेलिंग ऑफ द मरकरी लिख लिया, रिएक्शन लिख लिया। टेलिंग ऑफ द मरकरी, टेलिंग ऑफ द मरकरी का मींस लॉस ऑफ मिनिस्कस प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ मिनिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ द मरकरी। ये स्टिक करने लगता है किसको? वैसे मरकरी जो है वो ग्लास में स्टिक नहीं होता, तभी तो थर्मामीटर में यूज होता है ना टेम्परेचर मेजर करने के लिए। लेकिन अगर वो ओजोन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वो स्टिक करने लगेगा ग्लास में। इसको कहते हैं लॉस ऑफ मिनिस्कस प्रॉपर्टी। मोबिलिटी को लूज कर देता है। तो टेलिंग ऑफ द मरकरी ये पूछता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है ना कि भाई जो मरकरी है वो ग्लास में स्टिक करने लगता है, मतलब उसकी जो मोबिलिटी थी वो स्लाइटली लूज कर जाती है। मतलब अब अगर इसको मेजर करोगे फीवर वगैरह के लिए तो उतना प्रॉपर मेजरमेंट नहीं देगा। कभी आप लोग ब्यूटी पार्लर गए हो? नो सर। जाया कर, घर पे बैठ के क्या करेगा? नाई की दुकान पे गए। हाँ, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। कभी जाओ फेशियल वगैरह करवाओ। ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर्ड सबस्ट्रेट को कलरलेस में कन्वर्ट कर देना। तो आप चाहे गोरे हो या काले हो, ब्लीचिंग करवाने के बाद आपको गोरा ही बना देंगे, क्योंकि कलरलेस कर देंगे, मतलब व्हाइट कलर में ले आएंगे। बट एक होता है टेम्परेरी ब्लीचिंग और एक होता है परमानेंट ब्लीचिंग। टेम्परेरी का मतलब ये है कि अभी आप फेशियल वगैरह कराए, 2-4 घंटे सही रहेगा, उसके बाद वो फिर से वहीं आ जाएगा जैसे आप थे पहले, ओरिजिनल। उसे कहते हैं टेम्परेरी। परमानेंट ब्लीचिंग का मतलब एक बार कोई चीज आपने लगाया और जिंदगी भर के लिए आप सफेद ही हो गए, मतलब पूरा वाइट हो गए, उसको कहते हैं परमानेंट ब्लीचिंग। तो जरा ध्यान देना, ये ओजोन जो है ये ब्लीचिंग करता है। क्यों करता है? इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से करता है। यही ऑक्सीजन यहां आता है और इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। तो ब्लीचिंग दो तरीके से होती है, एक रिडक्शन की वजह से, एक ऑक्सीडेशन की वजह से। जो ब्लीचिंग रिडक्शन की वजह से होती है उसे टेम्परेरी ब्लीचिंग कहते हैं। जो ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन होने की वजह से होती है उसे परमानेंट ब्लीचिंग कहते हैं। तो ओजोन परमानेंट ब्लीचिंग करेगा, इसलिए जब आप जाओगे तो ओजोन से आप ब्लीचिंग नहीं करवाओगे, नहीं तो लाइफ टाइम के लिए कलरलेस हो जाओगे। सर दोबारा बता दो। क्या बताऊं? बोल। यही सर, ओजोन का परमानेंट और टेम्परेरी। अब मेरी बात सुनना, तो हिमालय गया, कहाँ गया? यस सर। सर वो तो आ गया ओजोन के इसमें, बता दो। अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन की वजह से जो ब्लीचिंग होती है वो परमानेंट होती है बेटे।
और ये ब्लीचिंग ओजोन जो कर रहा है वो ऑक्सीडेशन की वजह से करेगा, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है ये। यस सर। ठीक है, तो ये परमानेंट ब्लीचिंग। अभी हम थोड़ी देर बाद SO2 से पढ़ेंगे, तो वो रिडक्शन की वजह से ब्लीचिंग होगी, तो वो टेम्परेरी होगी बेटे। फिलहाल ये ऑक्सीडेशन की वजह से है, इसलिए परमानेंट है, इसलिए ये हम अपनी रियल लाइफ में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हाँ ये हमको जो है हमेशा के लिए कलरलेस बनेगा यार, डेंजरस है। ठीक है, तो खैर ये ब्लीचिंग के लिए भी यूज होता है, बस ये ब्लीचिंग ड्यू टू ऑक्सीडेशन है ना, रिडक्शन की वजह से नहीं करता, रिडक्शन की वजह से अभी आगे आ रहा है, वो करता है रिडक्शन की वजह से ब्लीचिंग। तो ये हो गया। अब आगे आ जाते हैं सल्फर, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द सल्फर। एसिड, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बताओ जरा मुझे सभी लोग। अरे कौन है भाई? कितने बॉन्ड आ गए? 8 सर। तो आई थिंक क्राउन शेप आपको पता होगा। सर एक बार ऊपर करना। बेटे ये तो कई बार बता दिया। ये क्राउन शेप सल्फर होता है S8, एंगल 107 होता है। हर एक सल्फर पे 2 लोन पेयर हैं, तो टोटल लोन पेयर कितना हो गया? 60। हाँ बना लिया? यस सर। हाँ ये हो गया। अब देखो सल्फर जो होता है ये 2 होते हैं। सर 2 मिनट स्क्रॉल अप करना प्लीज। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो घर वाले यही पहनाएंगे आपको। और नहीं हुआ तो फिर समझ लो जूते चप्पल भी पहना सकते। डन सर। ओके बेटा। सल्फर 2 तरीके का होता है, मोनोक्लिनिक होता है और रोम्बिक होता है। रोम्बिक मोनोक्लिनिक। $369 केल्विन। $369 से टेम्परेचर अगर एबव है तो मोनोक्लिनिक और अगर बिलो है तो रोम्बिक।
रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों ही S8 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं बेटे, ठीक है ना। रोहम्बिक को अल्फा सल्फर भी कहते हैं और ये बीटा है। तो ध्यान रखना 369 अबव हो तो मोनोक्लिनिक और अगर बिलो हो तो रोहम्बिक। आगे लिख लो मिल्क ऑफ सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर obtained by boiling milk of lime, obtained by boiling milk of lime with sulfur, with sulfur and decomposing the product, and decomposing the product formed with HCl, formed with HCl. सर एक बार रिपीट कर दो शुरू से। रिपीट कर दो। It is obtained by boiling milk of lime with sulfur and decomposing the product formed with HCl, formed with HCl. अगला पॉइंट लिख लो soluble in CS2, soluble in CS2 आगे लिख लो mainly used in medicine, mainly used in medicine. तो ये भी याद रखना, इसी तरह से पूछता है थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन, तो वो आप बता सकते हो इसमें, है ना। आगे आ जाते हैं, ये तो सल्फर है। सल्फर के बाद वैसे सल्फर डाइऑक्साइड आता है, लेकिन सल्फर की केमिकल रिएक्शंस भी है बट वो आती नहीं है कहीं, है ना, तो इस वजह से उसका कोई यूज नहीं है। आगे आ जाओ सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, सल्फर के पास 6 होता है, तो इसको दे दिया 2 शेयर में, इसका रेजोनेंस बनाओगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा। ये तो लुईस का स्ट्रक्चर है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, मतलब sp2। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा कोवेलेंसी रूल भी इसको बना सकते हैं हम, जहां कोऑर्डिनेट है वहीं पे क्या लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल तो है ना।
अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है बेटे? इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। ये दोनों पाई बॉन्ड पी पाई है या पी पाई डी पाई है? डी पाई पी पाई डी पाई। हाँ जी, पी पाई डी पाई। जरा ध्यान देना बेटे। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नियॉन था, 3s2 3p4 होगा, 3d खाली पड़ा होगा बेटे, 3s2 3p4 है ना। अब जरा ध्यान देना, उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब 4 अनपेयर्ड चाहिए। 4 अनपेयर्ड चाहिए तो इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में नहीं रहा होगा बेटे, फर्स्ट एक्साइटेड में गया होगा, तभी 4 अनपेयर्ड होंगे और तभी इसने 4 बॉन्ड यहां बनाया था। ध्यान से देखोगे तो 4 बॉन्ड यहां बनाया था, तो इसका मतलब 4 अनपेयर्ड है, इसलिए एक लोन पेयर भी होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इस पे आपने बताया हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटे? sp2, एक s और 2 p, ये तो चले जाएंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने में। पाई कौन बनाएगा बेटे? तो सल्फर के पास एक तो पाई p ऑर्बिटल है और एक d ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन के पास तो p ही होता है, d तो होता ही नहीं है। इसका मतलब हुआ बेटे, एक पाई बॉन्ड p पाई से बनेगा और दूसरा पाई बॉन्ड p पाई d पाई से बनेगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताना जरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SO2 का, बहुत पूछता है ये। समझ आया क्या ये? यस सर। हाँ, तो ऐसे तुक्का मत मार देना, नहीं तो गलत हो जाएगा बच्चों। पता चला पी पाई बोल दिए। आगे चलूं? यस सर। प्रिपरेशन, SO2 को बना लेते हैं। तो इसको बनाना आसान है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 बन गया। एक तो यही मेथड है जो कि बहुत ही सिंपल है। दूसरा मेथड है कॉपर सल्फेट की H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दो तो वो भी बन जाएगा, मतलब कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर सल्फेट, वाटर, SO2। ये सारी रिएक्शनें बेकार हैं, किसी काम की। तो इस तरह से आप बना सकते हो, सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन कर दो HCl से, तो आपको बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस S। तो हालांकि ये सब नहीं आता है। आपने पीछे कंबशन में भी पढ़ा होगा ना, जिंक सल्फाइड का कंबशन करवा दो तो भी बना सकते हैं। आगे आ जाते हैं, SO2। SO2 जो है एक गैस है, कलरलेस गैस विद पंजेंट
सफोकेटिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो खैर ये है SO2। SO2 को जरा पानी में फेंक दो तो ये आएगा एसिडिक, इसका मतलब ये भी कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड। तो खैर SO2 को आपने एसिड के साथ मतलब वाटर में डालोगे तो एसिड बन जाएगा, और एसिड प्लस बेस बहुत सारे सॉल्ट बना सकता है। आगे आ जाते हैं। SO2 react with NaOH, सोडियम सल्फाइड वाटर। सोडियम सल्फाइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम बाईसल्फाइड बना देगा, सोडियम बाईसल्फाइड। एक रिएक्शन जो है +1 में पढ़ी थी आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद SO2, ये आ जाएगा कैल्शियम सल्फाइड और वाटर। ये मिल्की होता था, मिल्की होता था। अब ये उसके बाद डिसअपीयर हो जाता था। कैसे होता था, अगर एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता था तो ये बाईसल्फाइड बना जाता था, तो मिल्कीनेस गायब हो जाता था। नोट कर लिया? ये लास्ट रिएक्शन लिखनी नो सर। नो सर। रुक जा पहुंच रहे हैं हम। सर थोड़ा ऊपर। सर लास्ट रिएक्शन रहती है। लास्ट नहीं दिख रही? लास्ट रिएक्शन रहती है सर, आपने बहुत ऊपर कर दिया। नहीं यही तो है लास्ट। सर नहीं दिख रहा, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, अब आ गया। अच्छा, वो थोड़ा मुझे लगता है टाइम लैग का दिक्कत होगा, नहीं? यस सर। ये प्रॉब्लम कब खत्म होगा कोरोना, कब आओगे आप लोग? सिलेबस खत्म होने के बाद। अभी नहीं सर, फेज 3 में भी हुआ था कि खुलेगा, वो भी अब मना हो गई है कि नहीं खुलेगा। ये कैसे खत्म हो गया? रोज डेली तो 50,000 केसेस मतलब ऑफिशियली आ जाते। सर कह तो रहे थे अगस्त में खोलेंगे, अब पता नहीं क्या करेंगे। अरे खोलने को ये है ना यार, डिपेंडेंट है ना। यस सर। कोरोना खत्म होता तो कुछ करें, ऐसे खोलने में क्या, खोल तो वो देंगे, मरेगा कौन? हम ही लोग तो मरेंगे। तो सही है। यस सर। अच्छा देखो, ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम पे हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम पे हो तो रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर कहीं बीच में हो तो दोनों। तो जरा मुझे बताओ, SO2 में ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ है? बीच में है। इसका मतलब ये कौन सा एजेंट होगा बेटे? दोनों हो सकते हैं। बोथ, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। तो इसको फटाफट लिख लेते हैं।
तो ऑक्सीडाइजिंग में देखो जरा, आयरन SO2, फेरस सल्फाइड FeO, है ना। इसी तरह से मैग्नीशियम, ये सब ऑक्सीडेशन कर रहा है। 0 से कहाँ ले गया, +2, 0 से +2। ये कौन है राहुल साहब, क्यों गुस्सा हो। +4 से -2, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों। H2S को सल्फर में ले जाएगा, यहाँ -2 को 0 में ले गया, मतलब ऑक्सीडेशन कर दिया। तो ये तीनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन की। अब रिडक्शन की रिएक्शन देख लेते हैं। फेरस, फेरिक को फेरस में ले जाएगा, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लोरीन, तो ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन भी कर सकता है, और जो है दोनों काम कर सकता है। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ब्लीचिंग एक्शन, ये ब्लीचिंग एक्शन भी देता है। ब्लीचिंग एक्शन कैसे देगा, हाइड्रोजन फर्निश करेगा। फिर कोई भी कलर्ड सबस्ट्रेट हो, उसका इस हाइड्रोजन की वजह से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये टेम्परेरी ब्लीचिंग है, क्योंकि रिडक्शन की वजह से होगा। एक्वस मीडियम में होगा। अगर आप ड्राई SO2 ले लोगे तो ये ब्लीचिंग नहीं करेगा, ध्यान देना। ब्लीचिंग के लिए आपको एक्वस SO2 ही लेना पड़ेगा, तभी ये नेसेंट हाइड्रोजन फर्नेस होगा और तभी जा करके ये ब्लीच कर पाएगा। किस में लेना है सर? क्या ड्राई में नहीं होगा? ड्राई में नहीं होगा बेटे, बिना वाटर के नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से लाएगा ये? बिना वाटर के हाइड्रोजन नहीं ला सकता ना। यस सर। तो इसलिए एक्वस मीडियम में तो ये करेगा ब्लीचिंग एक्शन, बट ड्राई कंडीशन में ब्लीचिंग एक्शन नहीं देगा ये। और ये रिडक्शन की वजह से ब्लीचिंग हो रही है, इसलिए ये टेम्परेरी ब्लीचिंग है। इसका मतलब यही ब्लीचिंग हम जा करके करवाते हैं, तभी 2-3 घंटे में फिर से वैसे ही हो जाते हैं, सुबह जैसा मुंह हो जाता है। चलो अच्छा, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आज की क्लास में कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। अब हेडिंग डाल लो SO3। SO3 की हेडिंग डाल लो जिसे याद रहे, है ना। और अब हमें पढ़ना है ऑक्सी एसिड ऑफ द सल्फर। अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। उसके बाद ये सल्फर फैमिली खत्म हो जाएगी, अगले लेक्चर लग जाएगा पूरा।
बस फिर आगे छोटा छोटा है। नाइट्रोजन सबसे बड़ा फैमिली था। ये थोड़ी छोटी थी। हाँ ये छोटी है ना, नाइट्रोजन में सारा टाइम तो नाइट्रोजन ले गया। अभी लाइट में कितना स्मॉल है। ऑक्सी एसिड इसमें भी इंपॉर्टेंट है बेटे, ऑक्सी एसिड है ना। सब 1 मिनट फर्स्ट पेज खोल देना जरा बस।